तो अपन आज पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रिज्म के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स में जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ रहे थे। और रिफ्रैक्शन में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो था वो पूरा पढ़ा, TIR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब आगे लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद आगे हम जो रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है प्रिज्म, उसे पढ़ते हैं। प्रिज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं प्रिज्म। और प्रिज्म क्या है, कैसे होता है, उसको समझते हैं। देखो, प्रिज्म कुछ ऐसी ग्लास से बनी हुई एक इस तरह की एक ऐसी इस तरह की एक इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है जो ग्लास से मिलके बना होता है ऐसे। और ये एक प्रिज्म होता है। ये जैसे ऐसे देख रहे हो आप, ये एक 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि पीछे भी इसके काफी रहता है। ठीक है, ये प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर से मिलके बना होता है। एक इंपॉर्टेंट बात प्रिज्म में ध्यान रखना, जैसे ये जो ग्लास है, ये कोई ग्लास है या फिर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, ये ग्लास से मिलके बना होता है। एक बात तो ये ध्यान रखना, यानी कांच जो होता है उससे मिलके बनाते हैं अपन। और कांच के अलावा कोई भी दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रिज्म को बनाने के लिए जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो मीडियम है या जो ट्रांसपेरेंट जो भी सब्सटेंस है जो यूज कर रहे हैं प्रिज्म को बनाने के लिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस होने का मतलब वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, कहीं पे कुछ है। उसकी बनावट पूरी तरह से सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो इट इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये एक, इसके कई सारे एप्लीकेशंस है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेड बाय होमोजीनियस मिक्सचर, मेड बाय होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक तो क्या है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो होमोजीनियस मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है, तो सभी जो सेक्शंस है उस सब जगह पे ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम रहना चाहिए। तो एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जब इस पे लाइट की कोई रे आती है, तो लाइट की रे जब इसमें इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे इंसिडेंस होने में एक तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, फिर एक दूसरी सरफेस से यहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन होता है। तो प्रिज्म के अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। एक सरफेस ये हो गई, ये लाइट की रे आ रही है ऐसे, यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें मिलेगी। एक तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। तो ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, यानी कि ऐसी सरफेस जिससे अपवर्तित हो रहा है। तो अपवर्तित सतह ऐसी सतह है जहां से लाइट की रे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेड बाय होमोजेनियस मिक्सचर हैविंग टू सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन, हैविंग टू सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन। तो दो सरफेस होती है रिफ्रैक्शन के लिए। ये प्रिज्म का एक तरह से डेफिनेशन, ये प्रिज्म हो गया। तो यह एक प्रकाशीय प्रकाशीय उपकरण है, उपकरण है जो समांगी पदार्थ से मिलकर बना होता है। से पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसमें दो अपवर्तित सतह होती है, अपवर्तन करने वाली सतह होती है, अपवर्तन करने वाली
सतह होती है। ठीक है, तो ये प्रिज्म होता है। और ये जो एंगल होता है यहाँ पे इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल, इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल, और इसे ए से डिनोट किया जाता है। ये होता है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण, और इसको ए से डिनोट करते हैं। प्रिज्म एंगल क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है दोनों, ये सरफेस और ये सरफेस, जिनसे रिफ्रैक्शन होता है लाइट की इंसिडेंट रे का, तो उन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंगल बिटवीन refracting surfaces is called prism angle, is called prism angle। ठीक है, तो अपरिवर्तित सतहों के मध्य का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। अपरिवर्तित सतहों के मध्य का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। और इस प्रिज्म एंगल को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रिज्म के बारे में एक बहुत ही बेसिक फंडा हमें ध्यान में रखना है। ये प्रिज्म किससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे ये एक इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नॉर्मल हो गया, और ये हो गया इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नॉर्मल। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा ई। इसे बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल R1, ये कहलाएगा सेकंड रिफ्रैक्टेड एंगल R2। तो ये है नॉर्मल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये है नॉर्मल ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये दोनों नॉर्मल जहां पे मिलते हैं, मान लो उसको अपन बोल देते हैं पॉइंट कोई O, ये पॉइंट कोई P कहलाता है, इसको अपन नाम दे देते हैं कोई पॉइंट P, और इसको नाम दे दिया कोई पॉइंट Q। ये P तो क्या है? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग पॉइंट है, और Q है हमारा सेकंड रिफ्रैक्टिंग पॉइंट। ये फर्स्ट नॉर्मल है, ये सेकंड नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल है R1, ये सेकंड जो इंसिडेंट एंगल है उसको अपन ने R2 बोल दिया, और इसको बोल देंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। ये सारे जो नोशंस हैं वो हम स्लैब वाले केस में देख चुके हैं। रिफ्रैक्शन जो पहले पढ़ा वहां पे भी ये सारे नोशंस आ चुके थे, इमरजेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, R1 R2। तो ये हमने इनको नाम दे दिया। तो I हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, और ये E हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं अगर इस A में, R1 में और R2 में रिलेशन देखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को और बड़ा बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं दोबारा एक प्रिज्म बना देता हूँ। ये देखो, मान लो हमारा कोई प्रिज्म है। ठीक है, इस तरह से हम एक प्रिज्म ले लेते हैं। ये एक प्रिज्म है, और यहाँ पे ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, और ये यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका, और ये यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है ऐसे, इस तरह से। ये फर्स्ट नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, दिस इज आवर फर्स्ट नॉर्मल, और ये हमारा सेकंड सरफेस जो है उसका नॉर्मल है कोई। ये मान लो कोई पॉइंट O पे मिलते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I है, ये इस नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्शन एंगल है R1, ये सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल है R2, और ये फाइनली जिस एंगल से हमारी रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकलती है वो हो गया E। ये जो एंगल है ये है प्रिज्म एंगल A। अब देखो मैं A में, R1 में और R2 में एक रिलेशन फाइंड आउट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए, ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो होगा ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल जो है इस नॉर्मल और इस सरफेस के बीच का एंगल
मैं इसे नाम दे देता हूं ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट है कोई मान लो सी, ये पॉइंट है कोई पी, और ये पॉइंट है कोई क्यू। ठीक है, इनको नाम दे दिया कोई पॉइंट पी और इसे नाम दे दिया पॉइंट क्यू। अब ध्यान से समझना, ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये R1 है, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस R1 हो जाएगा। ये एंगल देखो कितना हो जाएगा 90 माइनस R1। और ये एंगल जो है देखो, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है और ये R2 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस में R2 हो जाएगा। तो ये एंगल 90 माइनस R2 और ये एंगल 90 माइनस R1। ये बात समझ में आई क्या? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आने वाला है जिसका अपन आगे प्रिज्म में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ये तो एंगल हो गया 90 माइनस R1 और ये एंगल हो गया 90 माइनस R2। अब देखो ये जो ट्राइंगल है ए पी और क्यू, इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल इन ट्राइंगल एपीक्यू, एपीक्यू में जो एंगल ए है प्लस एंगल पी है और एंगल जो क्यू है, इन तीनों का समेशन कितना होगा? 180 डिग्री होता है ना। ट्राइंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल है उनका समेशन हो जाता है 180 डिग्री। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, जो प्रिज्म एंगल है एंगल ए प्लस 90 माइनस R1, मैं इस एंगल ए को खाली ए से डिनोट कर देता हूं। तो एंगल ए प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये किसके बराबर हो जाएगा? तीनों इंटरनल एंगल जो है ट्राइंगल के, उनका समेशन होता है 180 डिग्री के। तो a प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर हो गया। अब देखो a माइनस, मैं R1 को इधर ले लेता हूँ, माइनस में R2 को इधर ले लेता हूँ, 90 और 90 को ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 180 डिग्री, और इधर भी हो जाता है ये 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से 180 डिग्री जब कैंसिल हो जाता है, मैं R1 और R2 को इधर ले आऊं, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का हमें एक रिलेशन मिलता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, हमें मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है प्रिज्म के। जो आगे के अपन डेरिवेशंस वगैरह जो भी करने वाले हैं उनमें ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो प्रिज्म के लिए क्या होता है, जो R1 प्लस R2 होता है, जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल है और सेकंड जो इंसिडेंट एंगल है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टेड सरफेस के लिए, उसमें R1 प्लस R2 क्या आ जाता है? ए के बराबर आ जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? आई होप सो क्लियर। ठीक है, सर R1 और R2 दे रखा हो R1 और R2 दे रखा हो, हाँ बिल्कुल। तो सर कैसे होगा 90 माइनस सर एज ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो ये 90 माइनस R1, ये 90 माइनस R2। हम्म। सर अपन को R1 दे रखा है 45, R2 दे रखा है 45, तो कैसे होगा? उस केस कैंसिल में आउट हो गए। इस ए को 90 होना पड़ेगा ना, 45 प्लस 45 ए 90 हो जाएगा उस केस में। ठीक है, यस। अब देखो आगे चलते हैं। अब लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही है हमारी, इसका नेट डिविएशन कितना हो रहा है। तो टोटल डिविएशन डिविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट जो रे है हमारी, यानी कि जो आपतित किरण है, उसका कुल विचलन कितना है? आपतित किरण का कुल विचलन, है ना, कुल विचलन देखते हैं कि नेट डिविएशन कितना हो रहा है हमारी इंसिडेंट रे का। तो मैं फटाफट वापस वही प्रिज्म यहाँ पे बना लेता हूँ जो हमने प्रिज्म वहां पे पीछे लिया। तो ये मान लो कोई प्रिज्म है ऐसे, इस तरह से कोई प्रिज्म ले लिया, और यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, और यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद ये हुआ सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे।
ये सेकंड रिफ्रैक्शन होगा। तो जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में देखो आ रही थी। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जाना चाहती थी? इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद में किधर चली गई? इधर चली गई। तो ये जो डिविएशन होगा यहां से यहां तक का, इसे अपन बोलेंगे टोटल डिविएशन। इसको बोलेंगे टोटल डिविएशन, है ना। ये बुलाएगा, इसको बोलेंगे कुल विचलन। कुल विचलन, इसे हम कहेंगे कुछ कुल विचलन। ठीक है। तो ये यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, फिर इंसिडेंट रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आई और फिर रिफ्रैक्ट होके ये इधर आ गई। तो जो इंसिडेंट रे हमारी इनिशियली आना चाहती थी जिस रास्ते पर, उस रास्ते से हमारी फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है, तो उसी से हमें पता चलेगा कि फाइनल जो रे है कितना डिविएट हो चुकी है अपने ओरिजिनल पाथ से। वही क्या कहलाता है? टोटल डिविएशन कहलाता है। अब देखो टोटल डिविएशन निकालने के लिए मैं वापस वही वैसा ही डायग्राम देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल है, फर्स्ट नॉर्मल, ये हमारा सेकंड नॉर्मल है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट नॉर्मल हमारा, ये सेकंड नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ये R1 है एंगल कोई, और ये R2 एंगल है कोई, और ये एंगल कोई E है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है कोई Q। अब देखो P पे अगर मैं डिविएशन देखूं, डिविएशन एट P, डिविएशन एट पॉइंट P पे देखते हैं। जो P बिंदु है वहां पे विचलन कितना है? P पर विचलन, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन में डिविएशन एंगल की वैल्यू जो होती है डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ पे आई माइनस R1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल आई है तो ये टोटल एंगल कितना होगा? आई होगा, और इस आई में से जब R1 चला जाएगा तो ये डिविएशन एंगल आ जाएगा डेल्टा पी। ये फर्स्ट डिविएशन एंगल आ गया यहाँ पे डेल्टा पी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको जब जब अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंसिडेंट रे किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर झुकेगी। तो उस केस में जो डिविएशन होता है, विचलन होता है, वो कितना होता है? इंसिडेंट एंगल माइनस में रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर होता है। और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो उस केस में, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो रिफ्रैक्टेड एंगल उसमें से इंसिडेंट एंगल को घटा देते हैं। तो ये तो पहली बात तो किसके लिए हो गया? डेल्टा पी हो गया, आई माइनस R1 हो गया। यानी कि ये डिविएशन कहाँ पे है? ये पी पॉइंट पे है। और देखो ये डिविएशन कैसा है? क्लॉकवाइज नेचर का है। कैसा है? क्लॉकवाइज नेचर का है। क्लॉकवाइज नेचर का है, यानी कि घड़ी की दिशा में है। क्लॉकवाइज देखो, क्योंकि देखो ये डिविएशन, ये रे इधर आ रही थी, इधर से इधर चली गई। ये इधर आना चाहती थी लेकिन इधर से इधर चलेगी। अपन जानते हैं घड़ी भी ऐसे ही घूमती है ना। तो ये घड़ी की दिशा में डिविएशन आया है आई माइनस R1। अब ऐसे ही डिविएशन एट Q देखें, डिविएशन डिविएशन एट पॉइंट Q। देखो Q पॉइंट पे डिविएशन देखते हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे देखो डिविएशन क्या हो जाएगा? अभी हमारी रे डेंसर से किस में जा रही है? रेयर में जा रही है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? जो इमर्जिंग एंगल है वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम क्या करेंगे? E माइनस R2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इस बार डिविएशन एंगल जो है, देखो ये रे इधर आना चाहती थी। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये जो रे थी यहाँ पे ऐसे आना चाहती थी, लेकिन ये इधर चली गई। तो ये एंगल R2 है, तो ये एंगल भी हो जाएगा R2, और ये एंगल हो जाएगा हमारा डिविएशन एंगल एट Q। तो ये हो जाएगा E माइनस में R2, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q। तो मैं उसे डायग्राम में शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा डेल्टा Q, क्योंकि ये हो जाएगा टोटल E है, ये R2 है, तो ये R2 होगा, और इस E में से ये R2 चला जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा Q। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया? डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? E माइनस में R2। तो ये हो गया डिविएशन एंगल एट पॉइंट Q। तो डिविएशन एंगल एट पॉइंट Q आ गया। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये भी देखो क्या हो रहा है, ये भी एक क्लॉकवाइज डिविएशन ही है, यानी कि इस तरफ ही मुड़ रहा है घड़ी की दिशा में। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या है? क्लॉकवाइज ही है। तो ये भी कैसा हो गया?
क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में ही हो गया। तो ये क्या हो गया, क्यू सर का विचलन। न्यूमेरिकल करके बताओ, हाँ न्यूमेरिकल करके। न्यूमेरिकली तो है, सीधा ही है ये रिजल्ट जो है। डिफ्रैक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो डिफ्रैक्शन में मैंने सीधा बताया था कि इंसिडेंट जो एंगल है उसमें से रिफ्रैक्टेड एंगल जब घटाते हैं तो रिफ्रैक्शन में डेविएशन एंगल आता है। जो अपरिवर्तन होता है, अपरिवर्तन में विचलन कोण का मान क्या आता है, आपतित कोण में से अपरिवर्तित कोण का मान जब घटा देते हैं या फिर अपरिवर्तित कोण में से आपतित कोण का मान घटाते हैं तो डेविएशन आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो एक और, मैं जैसे ये रे ले लेता हूँ, जैसे ये रे इधर आ रही है, फिर फर्स्ट डिविएशन में ऐसे हो रहा है, इसका साथ इस तरह से हो रहा है, और फिर सेकंड सेकंड में डिविएशन नीचे गिरी। ये ऐसे जा रही है। तो देखो ये आना तो इधर चाहती थी और ये आना इधर चाहती थी। ये नॉर्मल है हमारा, ये मान लो कोई ये प्रिज्म एंगल था, ये प्रिज्म भी बनाए देते हैं, जैसे ये प्रिज्म सरफेस है, ये प्रिज्म सरफेस इधर वाली है और ये प्रिज्म सरफेस इधर वाली है। मैं पूरा न्यूमेरिकल बता देता हूं। और ये हमारा नॉर्मल है फर्स्ट, और ये है नॉर्मल सेकंड। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये है एंगल R1, और ये है एंगल R2, और ये है एंगल E। अब देखो ये I है एंगल, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा वापस I हो जाएगा, ये एंगल I हो जाएगा। अब हमारा जो डेविएशन एंगल होगा एट पॉइंट P, तो ये डेल्टा P हो जाएगा। तो इस डेल्टा P की वैल्यू देखो क्या है, I माइनस में R1 है, तो I माइनस R1 कर दिया डेल्टा P का। और ये कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में, इसलिए डेल्टा P क्या हो गया, I माइनस R1 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये R2 एंगल है, ये एंगल E है, तो ये R2 अगर एंगल है तो मैं नॉर्मल से अगर देखूं तो ये एंगल जो टोटल होगा हमारा, एक मिनट, ये इमर्जिंग एंगल ये नहीं होगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा ये वाला, ये एंगल क्यों होगा भाई? हमारा E, और ये एंगल होगा हमारा R2। ये R2 है तो ये भी R2 होगा और ये टोटल E हो जाएगा। अब ये जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट Q है, तो ये हो जाएगा डेविएशन एट पॉइंट Q। तो Q डेल्टा Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से E में से जब हम R2 घटा देंगे तो डेल्टा Q एंगल आ जाएगा। तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा। तो इस तरह से किया गया ये P और Q पे डेविएशन एंगल की वैल्यूज। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। यस सर। अब देखो यस सर। टोटल डिविएशन अगर निकालेंगे, टोटल डिविएशन यानी कि कुल विचलन, कुल विचलन, तो टोटल डिविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जो डेल्टा पी है, यानी कि पी पे डिविएशन जितना हुआ, और प्लस में क्या कर देंगे, क्यू पे डिविएशन कितना हुआ, उन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिविएशन मिल जाएगा। क्योंकि पी पे जो डिविएशन है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्यू में जो डिविएशन है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दोनों डिविएशन को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज होता, ये एंटी क्लॉकवाइज होता, तो दोनों को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट में घटाते, हम दोनों को डिफरेंस करते, क्योंकि एक की डायरेक्शन पॉजिटिव होती तो एक की डायरेक्शन नेगेटिव होती, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस वजह से टोटल डिविएशन में डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू कर दूंगा। तो देखो डेल्टा टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, डेल्टा पी की वैल्यू यहां से रख देता हूं आई माइनस R1, प्लस डेल्टा क्यू की वैल्यू रख देता हूं ई माइनस R2, ई माइनस। तो ये हो जाएगा ई माइनस में R2। तो डेल्टा टोटल का एक्सप्रेशन आ जाएगा आई प्लस ई माइनस में R1 प्लस R2। ठीक है, और R1 प्लस R2 की वैल्यू हमने पिछला जब डेरिवेशन किया तो इसमें R1 प्लस R2 क्या है, A के बराबर है। तो एक। यहां से डेल्टा टी जो है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि R1 प्लस R2 आई जो है, प्लस ई प्लस
ए के बराबर है, तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, आई प्लस ई माइनस में ए आ जाएगा। तो डेल्टा डिविएशन, टोटल डिविएशन का जो एक्सप्रेशन है प्रिज्म के लिए क्या आ जाता है, आई प्लस ई माइनस ए आ जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस में क्या हो जाएगा, प्रिज्म एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस एंगल को जोड़ के हम क्या करेंगे, जब उसमें प्रिज्म एंगल को घटा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल डिविएशन एंगल। आई बात समझ में? तो इस तरह से टोटल डिविएशन एंगल आ जाता है। क्लियर है ये चीज? अब बताओ, ये डेरिवेशन समझ में आया? कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। नो सर, कुछ डाउट नहीं। ठीक है, टोटल डिविएशन एंगल आ गया, आई प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कि ये रे ऑफ लाइट इज, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक चीज और भी ध्यान रखना, जो आई और R1 है, R2 और E है, अगर उसमें मैं रिलेशन देखूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है सराउंडिंग का, और प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो मैं एक रिलेशन ये भी ध्यान में रखना, एट P एंड Q, जो P और Q वाले पॉइंट्स है वहां पे हम स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है μ1 sin I इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 sin R1। ये तो हो जाएगा पॉइंट P के लिए, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1। ये पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ लगा दिया, और पॉइंट Q पे जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा μ2 sin R2 इज इक्वल टू μ1 sin E हो जाएगा। μ2 sin R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 sin E हो जाएगा। तो ये दो रिलेशन भी हमें ध्यान में रखने हैं स्नेल्स लॉ के, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे काम में आएंगे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों रिलेशन को हम काम में लेते हैं। तो दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम तीन रिलेशन यहाँ पे निकाल चुके हैं। पहला तो था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, दूसरा टोटल डेविएशन के लिए I प्लस ई माइनस ए, और चौथा हमारा क्या हो गया, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1, μ2 sin R2 इज इक्वल टू μ1 sin E। और ये क्या है, स्नेहल्स लॉ। सर म्यू टू साइन R2 लिखा है, उसकी जगह आई लिख दो तो। क्यों I क्यों लिख देंगे? और क्यों है? ये तो पॉइंट Q के लिए कर रहे हैं ना, ये तो है पॉइंट P के लिए, और ये पॉइंट Q के लिए है। अच्छा, ठीक है, स्नेहल्स समझ लॉ। आ गया। ओके, आई बात समझ में? यस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, और उस क्वेश्चन में ये जितने भी वैल्यूज थी उन वैल्यूज को यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपका कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन है कि जो सराउंडिंग का मीडियम है μ1 वो तो है A1, यानी कि ये है एयर, है ना, जो आसपास का मीडियम है प्रिज्म के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोई 1, यानी कि एयर है, और μ2 जो है ये है कोई 1.5, यानी कि ये कौन सा हो गया, ग्लास हो गया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये दे रखा है कोई 60 डिग्री प्रिज्म के लिए, फॉर ए प्रिज्म ना, प्रिज्म में जब इंसिडेंट रे आती है तो किस एंगल पे आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है। नेक्स्ट दे रखा है जो प्रिज्म एंगल है A, ये भी कितना है, 60 डिग्री ही है। यहाँ पे प्रिज्म एंगल कितना ले रहे हैं, 60 डिग्री ही ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें एक तो पता लगाना है कि इमरजेंस एंगल E की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा पता लगाना है हमें टोटल डेविएशन क्या होगा इस क्वेश्चन में। जो प्रिज्म है, प्रिज्म में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री है, और जो प्रिज्म एंगल है वो 60 डिग्री है। ए ई हमें निकालना है और डेल्टा टी निकालना है। जो फॉर्मूले हमें
डेराइव किए थे उन्हीं का सहारा लेना है। R1 प्लस R2 A हो गया, और डेल्टा टी आई प्लस ई माइनस ए हो गया, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन R1 हो गया, म्यू टू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू वन साइन ई हो गया। हमें देखो आई दे रखा है, ए दे रखा है, ई निकालना है और डेल्टा टी निकालना है। देखो तरीका बता देता हूं मैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आई दे रखा है, म्यू वन दे रखा है, म्यू टू दे रखा है, R1 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस केस में, स्नेहल्स लॉ यूज करेंगे एट पॉइंट P। जो P पॉइंट होगा उस पे स्नेहल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन R1। क्योंकि देखो ए दिया हुआ है, ई निकालना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें आई प्लस ई उसमें से ए घटाना है, तो हमें R1 R2 चाहिए होगा, तो R1 आ जाएगा, R2 आ जाएगा, उससे ई आएगा। देखो पहले तो आई दे रखा है, म्यू वन दे रखा है, म्यू टू दे रखा है, उससे R1 आएगा। R1 से फिर अपन निकालेंगे ए, इस रिलेशन से R2, इस R2 की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो इससे आ जाएगा ई, उस ई की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो आई प्लस ई माइनस ए से आ जाएगा हमारा डेल्टा टी। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले मैं म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन R1 वाला एक्सप्रेशन काम में लेता हूँ। म्यू वन तो हो गया 1, साइन आई हो जाएगा हमारा इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री दे रखा है, म्यू टू दे रखा है 1.5, और साइन R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, और 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन R2। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से ये हो जाएगा √3, तो साइन R2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब देखो साइन की वैल्यू 1/√3 है, तो ये हमें पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है चार्ट से बता देता हूँ। यहाँ पे जब अपन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ये R2 नहीं है, ये R1 है, ये R2 नहीं है, ये R1 है, R1, इसको मैं R1 लिख लेता हूँ, ये है R1, R1 और R1। तो जब इसको चार्ट से अपन स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं तो ये 35 डिग्री होती है। देखो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा, और ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए ये वैल्यूज क्वेश्चंस में दे रखी होती है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको 1/√3 में के केस में एंगल क्या होता है अगर नहीं दे रखा, आपको नहीं पता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ऐसे अगर क्वेश्चन देखा तो उस क्वेश्चन में भी आपको ऑलरेडी ऐसी वैल्यूज दे रखी होगी कि साइन 35 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ से R1 आ गया 35 डिग्री। अब R1 आते ही हम सीधा क्या निकालेंगे, R2 की तरफ जाएंगे। तो अपन जानते हैं R1 प्लस R2 जो होता है वो A के इक्वल होता है। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस R1 हो जाएगी। अब R2 निकालना है, तो A तो हमारा है 60 डिग्री और R1 है 25 आ जाएगा सर। R2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब आ गया R2 का वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट काम हमें करना है, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, Q पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो Q पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू टू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू वन साइन E। क्योंकि हमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। तो ये हम Q पॉइंट पे हम लगाएंगे स्नेहल्स लॉ। तो लगाया, तो म्यू टू तो कितना है 1.5 या फिर 3/2 लिख सकते हैं। साइन R2, तो साइन R2 कितना हो गया, साइन 25 डिग्री हो गया। म्यू वन हमारा हो गया 1, और यहाँ से साइन E की वैल्यू निकालनी है। अब देखो साइन 25 का वैल्यू भी दे रखा होगा, और साइन 25 की वैल्यू जो होती है ये लगभग 0.4 होती है, ये 0.4 होती है, और 1 इंटू साइन E यहाँ पे हो जाएगा। तो साइन E का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 के इक्वल, और साइन E 0.6 है, तो यहाँ से जो E की वैल्यू आती है ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, E यहाँ पे आ जाता है 39 डिग्री के आसपास। ठीक है, देखो ये वैल्यूज जो है आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, अभी फिलहाल दे रखी, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये वैल्यूज आपको सीधे ही बता रहा हूँ। टेंशन की बात मत लेना, ये वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको सीधा ही यूज करना पड़ेगा। साइन E अगर 0.6 है तो E का वैल्यू कितना हो गया, 39 डिग्री हो गया। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा 39 डिग्री। अब हमें डेल्टा टी निकालना है। तो डेल्टा टी का हमने एक रिलेशन निकाला, डेल्टा टी इज इक्वल होता है I प्लस E माइनस में A।
अब आई और ए तो क्वेश्चन में दे रखा था, ई अपन ने निकाल लिया, तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी थी 60 डिग्री, और ई की वैल्यू कितनी 39 डिग्री, और ए की वैल्यू दे रखी थी 60 डिग्री, तो 60 से तो 60 कैंसिल, डेल्टा टोटल कितना आ जाएगा 49 39 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रिज्म के लिए एक सवाल था, इसके डेटा दे रखे थे, μ1 दे दिया, μ2 दे दिया, आई दे दिया, ए दे दिया, ई पूछ लिया, डेल्टा टी पूछ लिया, ई क्या हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ लिया, और टोटल डेविएशन पूछ लिया। तो बस इस तरह से हमें करना है। हमें पी और क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए, हमें R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ये रिलेशन काम में लेना आना चाहिए, हमें टोटल डिविएशन जो होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए, ये काम में लेना आना चाहिए। और स्नेहल्स लॉ की इक्वेशन μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, और μ2 sin r2 इज इक्वल टू μ1 sin e। तो ये चारों फॉर्मूले देखो इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हमने ये चारों फॉर्मूले काम में ले लिए। हाँ बताओ सर। हाँ बोलो। सर ई और डेल्टा टी दे रखा हो तो कैसे करेंगे? ई और डेल्टा टी दे रखा हो तो देखो, ई और डेल्टा टी दे रखा होता तो अपन पहले निकालेंगे ई से R1, जो ई दे रखा होता ना, तो ई से पहले आएगा R2, ई से R2 आएगा, फिर R2 से आएगा ए। देखो ए भी दे रखा होगा तो R2 और R1 आएगा, और फिर आएगा आई, और आई ई, और फिर ए से, और आई जो है वो डेल्टा टी से आ जाएगा। तो इस तरह से करना होगा, मतलब यही इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को आपको यूज करना है, और अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो आपको जैसा क्वेश्चन दे रखा होगा बस आपको इक्वेशंस बनानी है, और जो चीज दे रखी है वो पुट कर दो, जो चीज चाहिए वो निकाल लो। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल से, केवल फॉर्मूला बेस है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता अपन को। बस ये 4 फॉर्मूले आप देख सकते हो प्रिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रिज्म में अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रिज्म और पढ़ेंगे अपन। आज की क्लास में अपन इतने रखते हैं, आज की क्लास का टाइम हो चुका है। यहाँ से आगे अपन, अभी टाइम हो गया, मेरे को व्हाट्सएप कर देना ना, अभी क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है।